सो हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल की क्लास में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमें पता है एनिमल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन मूव, है ना, दे कैन डू वेरियस एक्टिविटीज़, बट प्लांट्स आर वेरी सिंपल लुकिंग ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली दे आर नॉट, बट दे लुक्स वेरी सिंपल। अगर एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर एनिमल्स खुद के लिए वेरिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन करा सकते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो व्हाई नॉट प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स ने भी इवॉल्व की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नॉवल स्ट्रेटजी फॉर वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। ओके, अब बोर्ड पर्सपेक्टिव से आप लोग की एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला टॉपिक रहेगा फ्लावर्स, देन वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टेमन देखेंगे, स्टेमन के अंदर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे, पॉलन फॉर्मेशन देखेंगे, पॉलेंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा, थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग कार्पेल यानी कि पिस्टिल को देखेंगे, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल को देखेंगे, एम्ब्रॉय सैक को देखेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ एग को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसे हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि पॉलिनेशन का ही एक सब टॉपिक माना जाता है। देन वी विल स्टडी फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, एंड एट द एंड वी विल स्टडी एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉनी, which is a form of asexual reproduction that looks like sexual reproduction. Okay, तो let us start. जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा फ्लावर। हमें पता है कि फ्लावर्स एक एस्थेटिक रोल तो प्ले करते ही हैं हम लोगों के लिए, लेकिन फ्लावर्स एक्चुअली में है क्या, किस लिए बने हैं फ्लावर्स, ये चीज जानना जरूरी है। तो फ्लावर्स फॉर प्लांट दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो flowers are actually reproductive structures. Okay, and they are actually nothing but they are shoot extensions. They are extensions of shoot apical meristem. They are extensions of shoot. ठीक है, now they are reproductive structure. Reproduction में भी sexually reproducing structure. यहां अगर मैं फ्लावर की बात करता हूं तो यहां पे दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एसेंशियल पार्ट्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। एक है एसेंशियल और दूसरा है नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, वो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं एसेंशियल पार्ट्स की बात बोलूं तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम पिस्टिल फॉर फीमेल एंड स्टेमेन फॉर मेल्स बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आते हैं, जैसे कि पेटल्स एंड सेपल्स। ओके, वो है टू स्टडी एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। एसेंशियल पार्ट्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टेमेन्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लेट अस स्टडी स्टेमेन। सिंगल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमेन, लेकिन अगर उसका वर्ड यानी कि ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहने लग जाते हैं एंड्रोशियम। अगर मैं एक वेग सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं स्टेमेन का तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, जिसमें ये जो ऊपर का बल्बस पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर,
और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। जो मेन पॉलन ग्रेन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है दैट इज एंथर, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है। और फिलामेंट जो है ये एंथर को कनेक्ट करता है टू द फ्लावर। ठीक, ओके, नाउ लेट अस सी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ओके, देखते हैं। अगर मैं एक एंथर को कट करता हूं या एक एंथर को ऊपर से ही देखूं तो उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली एंथर्स आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दे आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें दो लोब्स हैं। मैंने यहां पे एक ऐसा लोब बनाया है और इसके पीछे सेम ऐसा ही एक और लोब प्रेजेंट होता है, दैट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और अगर हम हर एक लोब को देखें तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं दो थीका, मतलब एक ये और एक दूसरा थीका। ठीक है, इसीलिए एंथर्स को कहते हैं हम दे आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ऑल्सो दे आर डाइथीकस स्ट्रक्चर, दे आर डाइथीकस स्ट्रक्चर्स। और हर एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया आर द स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये चीज तुम लोगों ने 11th क्लास में प्लांट क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी होगी, स्पोरेंजिया, जो कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बाइलोब्ड है, डाइथीकस है। ठीक है, हर एक थीका में दो स्पोरेंजिया है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं मेल्स के केस में, और दो बाइलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि टोटल 4 थीका होंगे, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहां पे टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग एंथर्स को बोलते हैं कि एंथर्स आर जनरली बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड दे आर टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, दे आर टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ओके, दे आर टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, और इनके स्पोरेंजिया को हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल्स के केस में हमेशा ही माइक्रो नेम आता है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स छोटे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है एक एंथर के अंदर। फीमेल्स के केस में जो स्पोरेंजिया है वो बड़ा होता है, इसीलिए उसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि ओव्यूल एक्चुअली में होता है। ठीक है, तो मेल्स के केस में वी हैव बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। ओके, अब हम इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। अगर मैं एक एंथर को कट करता हूं तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, 4 स्पोरेंजिया हो गए। अब ये जो 4 स्पोरेंजिया हैं इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बाहरी जो लेयर होगी हमेशा ही उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। ओके, उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। ठीक, उसके अंदर जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे हम टेपिटम। ठीक, इन सभी लेयर्स के अलग अलग फंक्शंस देखे जाते हैं। जैसे एपिडर्मिस तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हम बोल सकते हैं प्ले करती है। एंडोथीसियम जो है वो डिस्पर्जल ऑफ पॉलन ग्रेन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एंथर के फटने के कारण, बर्स्ट होने के कारण ही डेहिसेंस होती है, डिस्पर्सल होती है। तो वो जो बर्स्टिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोथीसियम। ठीक, और ये जो टेपिटम है इसके सेल्स का बहुत प्रोमिनेंट रोल देखा जाता है फॉर पॉलन ग्रेन मैच्योरेशन, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। क्या फंक्शन है इसमें? फंक्शन देखा जाता है टेपिटम का कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें होती है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू pollen grains।
ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब कोई भी चीज अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है यानी कि उसमें दे शुड बी रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दे शुड हैव अ थिक साइटोप्लाज्म, थिक प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दैट्स वाई टेपेटम के जो सेल्स होते हैं, टेपेटल सेल्स, उनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो काफी थिक होता है और उनमें न्यूक्लियस मल्टीपल होते हैं। ठीक है, दे हैव थिक प्रोटोप्लाज्म, दे हैव थिक प्रोटोप्लाज्म विद मल्टीपल न्यूक्लियस, यानी कि उनमें जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके, अब बात आती है कि ये तो हो गई लेयर्स, लेकिन पॉलन ग्रेन्स कहाँ हैं, है ना। तो अभी तक हमने पॉलन ग्रेन्स देखा नहीं है, वो बनेंगे इसके अंदर, टेपिटल सेल्स के अंदर। टेपिटम जो लेयर है उसके अंदर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, दे आर नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यूज। और यही स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इन्हीं में मियोसिस के कारण बनते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, जो कि डिहाइड्रेट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद फॉर्म करते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेट अस सी इट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है कि जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, इनमें से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दे फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, इनकी प्लॉइडी अगर कोई पूछता है तो लिखना डिप्लॉइड 2n, क्योंकि अभी तक इनमें मियोसिस हुई नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, एंडोस्पर्म्स। हम लोग सभी की प्लॉइडीज देखते हुए चलेंगे। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यूज की प्लॉइडी है 2n एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की भी प्लॉइडी है 2n। इनके अंदर शुरू हो जाती है मियोसिस, और उसी मियोसिस के कारण बनते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। बिकॉज इट वाज माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसीलिए ये फॉर्म करेगा माइक्रोस्पोर। ओके, तो इसमें होती है मियोसिस, इसमें होगी मियोसिस 1 and 2, जिसके कारण ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर्स विच आर हैप्लॉइड। ओके, इनकी प्लॉइडी है n। अब यही माइक्रोस्पोर जो है ये मैच्योर होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, और यही फॉर्म करते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है प्रीकर्सर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या है, यू कैन आंसर माइक्रोस्पोर, और अदरवाइज माइक्रोस्पोर मदर सेल एज पर द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स दे डिहाइड्रेट एंड मैच्योर टू फॉर्म pollen grains, they form pollen grains। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये हैप्लॉइड है, तो pollen grains भी कैसे होंगे, pollen grains भी हैप्लॉइड ही कहलाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहां तक की प्रोसेस को हमने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम देखते हैं pollen grains का इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे दिखते हैं pollen grains अंदर से। ओके, यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें अगर मियोसिस 1 and 2 हो जाती है तो उससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, जब ये डिहाइड्रेट एंड मैच्योर होंगे तो ये जैसे कनेक्टेड है ये अलग अलग हो जाएंगे, तब ये कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। लेट अस सी पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है
कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि पोलन ग्रेन गैमेट है या गैमिटोफाइट है ना। तो पोलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट, पोलन ग्रेन इज गैमिटोफाइट। ये चीज समझना जरूरी है कि गैमिटोफाइट क्या है और गैमेट क्या है। गैमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेट बनेगा, ठीक है। हमने यहां पे कुछ चीजें देखी हैं। पहले हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमिटोफाइट बनेगा, ठीक है। और मेल से केस में गैमिटोफाइट होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो हम बोलते हैं गैमिटोफाइट यहां पे बना, ओके। इन मेल्स गैमिटोफाइट को हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन, ठीक। और जो गैमिटोफाइट होता है उसके अंदर बनते हैं गैमीट्स, ठीक है। इस यहां पे बनेंगे गैमीट्स, ठीक। तो हमें कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, व्हाट इज गैमिटोफाइट एंड व्हाट इज गैमीट, ठीक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर गैमिटोफाइट बनेगा, गैमिटोफाइट के अंदर बनेगा गैमीट। चलो अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन्स हमें पता है कि जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर है, बनाता हूं। ओके, और यहीं पे प्रेजेंट होते हैं कुछ जर्म पोर्स। ये जो स्ट्रक्चर है देखा जा रहा है, जो यहां पे मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, ओके। इट्स का मतलब यह है कि हमारी जो पोलन ग्रेन है इट इज बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं एक्साइन, जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं इंटाइन। जो एक्साइन है वो काफी ऑर्नामेंटल है, जैसा कि स्ट्रक्चर में देखा जा रहा है ना। काफी ऑर्नामेंटल है और काफी इसका अनइवन सा स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये काफी हार्ड एंड रेजिस्टेंट लेयर है। इट इज अ वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंट लेयर, हार्ड एंड रेजिस्टेंट लेयर है ये। मतलब कि इसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हीट, हाई टेम्परेचर या फिर एसिड बेसिस, इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी केमिकल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जिस केमिकल का बना है वो काफ़ी हार्ड एंड रेजिस्टेंट केमिकल होता है, ओके। तो जो एक्साइन है इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल नोन एज स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत पुराने पुराने फॉसिल्स जो हैं पोलन ग्रेन्स के हमको मिलते हैं नेचर में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। आंसर होगा एक्साइन। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन। आंसर होना चाहिए स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ऐसे ही घुमा फिरा के इस इधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। और स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को कहते हैं पेलिनोलॉजी, ठीक। तो यहां पे मैं एक मिसलेनियस चीज लिख देता हूं, पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, ओके। अब यहां अंदर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं इंटाइन, और ये इंटाइन जो है ये 2 केमिकल्स की बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 सब्सटेंसेस, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। कई बार इसको सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन लिख देते हैं, कई बार इसको पेक्टोसेल्यूलोज लिख देते हैं, कई बार इसको सेल्यूलोपेक्टिन भी लिख देते हैं, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट्स यही 2 हैं, दैट इज सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, और ये है इंटाइन लेयर, ठीक। अब जो हमारा पोलन ग्रेन है हमें पता है कि इट इज अ गैमिटोफाइट, इट इज अ गैमिटोफाइट, इट इज नॉट अ गैमेट, ठीक। तो गैमेट कहां है? गैमेट बनता है इसके अंदर। यहां पे एक सेल एक न्यूक्लियस होता है जो कि माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियसेस, ठीक है, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियसेस।
जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इस पॉलन ग्रेन का, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो दूसरा सेल होता है इसको हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और यही आगे चल के माइटोटिकली डिवाइड करता है और फॉर्म करता है मेल गैमीट। ओके, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ग्रेन का ज्यादातर साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इट इज नॉट द गैमेट। बट जनरेटिव न्यूक्लियस जो है it occupies lesser space of the pollen grain and it is the precursor of the male gamete. Okay, चलते हैं आगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स में हमने देखा कि पहली डिवीजन हो रही है जिससे दो न्यूक्लियसेस बन रहे हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। ओके, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन leads to formation of one vegetative and one generative nucleus. ओके, यानी कि यहां पे है टू सेल्ड स्टेज, इसे कहते हैं हम टू सेल्ड स्टेज। कई जगह, कई प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो इसी टू सेल्ड स्टेज पे हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ प्लांट्स जो है उसमें पॉलिनेशन होती है टू सेल्ड स्टेज पे, जहां पे हमारे पास वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियसेस होते हैं, लेकिन अभी तक यहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। ओके, तो 60% में डिस्पर्जन यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है एट टू सेल्ड स्टेज, और उसके बाद जब जर्मिनेशन होता है तब यहां पे गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन जो 40% स्पीसीज बची हैं उसमें जो डिस्पर्जन है, जो पॉलिनेशन है, वो होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। और मेल गैमीट कम बनता है जब ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है इसमें एक और माइटोटिक डिवीजन होती है, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। यहां हो रही है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, जिससे बनते हैं दो मेल गैमीट्स। ओके, तो ये बन रहे हैं हमारे पास दो मेल गैमेट। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन्स में पहली माइटोटिक डिवीजन से क्या बनता है? एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन्स में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस में हो रही है, उससे क्या बनता है? उससे बनते हैं दो मेल गैमेट्स। ठीक, यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पॉलन ग्रेन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हमें पता है पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेशन में जर्मिनेट होके फर्टिलाइजेशन कराता है, तो उससे नया प्लांट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। लेकिन पॉलन ग्रेन जो है वो कई बार एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाता है। देखते हैं कैसे। एडवांटेजेस क्या क्या है? हमें पता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है। तो अगर हम उसको कंज्यूम कर लें तो हमें भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इसीलिए जो रेस हॉर्सेस हैं या फिर जो एथलेटिक्स जो लोग खेलते हैं, है ना, तो उन लोगों को दिया जाता है पॉलन ग्रेन्स का सप्लीमेंट टू इंक्रीज स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो दे इंक्रीजेस स्टेमिना एंड एंड्योरेंस। ठीक, लेकिन कई बार ये डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, माइन्यूट स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसीलिए अगर हम
सांस लेते वक्त उसको इनहेल कर लेते हैं, इट कैन कॉज पॉलन एलर्जी, इट कैन कॉज अस्थमा, इट कैन कॉज सम काइंड ऑफ फीवर, सम काइंड ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज विच मे रिलीज हिस्टामिन्स इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से वासोडाइलेशन एंड ऑल दोज इवेंट्स विल अकर विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस जो है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा कि दे आर एलर्जिक। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है जो कैरेट ग्रास का है। कैरेट ग्रास मतलब कि पार्थेनियम, कहते हैं कि वो बाहरी कंट्री से इंपोर्ट हो गया था वीट के साथ एज अ कंटामिनेंट, लेकिन उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं कैरेट ग्रास के, वो पॉलन एलर्जीज कॉज करते हैं। ओके, तो पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास, जो कि रोड साइड्स में हमको दिख जाती है कई बार, दे कॉजेस पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी में हमें पता है अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, मेनली लंग्स के डिसऑर्डर्स, लंग्स वाली एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इससे होता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं हो सकता है अस्थमा एटसेट्रा, लंग डिसऑर्डर्स। ठीक, ये तो हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। अब हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो उनकी वायबिलिटी क्या है। एक बार अगर पॉलन ग्रेन्स बन गए और वो डिस्पर्स हो गए हैं, पॉलिनेट हो गए हैं, उसके कितने टाइम तक वो वायबल रहते हैं, उसके कितने टाइम तक वो जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं, देखते हैं इस चीज को। पॉलन वायबिलिटी, अगर मैं पॉलन वायबिलिटी की बात करूं तो यहां पे एक बहुत लंबा चौड़ा रेंज आता है। कुछ ऐसे पॉलन्स होते हैं जो पॉलिनेशन के 30 मिनट्स के अंदर ही, विद इन 30 मिनट्स वो अपनी जर्मिनेट करने की कैपेसिटी को खो देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स भी हैं जो बहुत मंथ्स तक भी वायबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीरियल्स की बात करता हूं जैसे कि वीट, राइस, ये सब आधे घंटे के अंदर ही अपनी जर्मिनेशन और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खो देते हैं, वायबिलिटी को खो देते हैं विद इन 30 मिनट्स। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं प्लांट्स में, जैसे कि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलानेसी, वो सब महीनों तक, कई महीनों तक वायबल रहती हैं पॉलिनेशन करने के बाद भी फॉर जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेग्यूमिनेसी वही फैमिली है जिसके अंदर हमारे पास पी, स्वीट पी, है ना, इस टाइप के मेंबर्स आते हैं, ग्राम, है ना, जितनी भी दाल है वो सब इसमें आती है। रोजेसी के अंदर पता चल रहा होगा रोज के मेंबर्स आते हैं, रोज। और सोलानेसी जिसके अंदर सोलानम ट्यूबरसम यानी कि पोटैटो आता है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ये सब सोलानेसी के अंदर आते हैं। तो इनके पॉलन ग्रेन्स बहुत टाइम तक वायबल रहते हैं, अप टू सम मंथ्स। ठीक है, तो ये है पॉलन वायबिलिटी की बात। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, फ्लावर्स में, वो होते हैं कार्पल्स या फिर पिस्टिल्स हम बोल सकते हैं। और पिस्टिल जो है उसके वर्ल्ड यानी कि उसके ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोसियम, उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम इज द वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल्स, ठीक है, या फिर कार्पल्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सभी ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा। अभी फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज अ रिसेप्टिव स्ट्रक्चर फॉर पॉलन ग्रेन्स, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स यहीं पर जर्मिनेट करते हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा।
ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को, इसको कहते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर देयर। ओके, स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव स्ट्रक्चर फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टाइल इज एक्चुअली अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि गाइड करता है पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब इसके थ्रू ही नीचे जाती है। और ये जो ओवरी है इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ओव्यूल्स, जिसके अंदर बनते हैं एग। ठीक, तो ये जो है ओवरी, इसके अंदर ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, इसको हम कह रहे हैं ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर प्रेजेंट है प्लेसेंटा। हमें पता है प्लेसेंटे का फंक्शन, हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, ह्यूमंस में भी प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। यहाँ पे भी प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा के अंदर ही अटैच होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स कैन बी वन, कैन बी मेनी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है इसको हम कहते हैं ओव्यूल, और इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे देखी जाती है कि हमारा जो पिस्टिल है फीमेल्स में, कई बार वो वर्ल्ड पे नहीं प्रेजेंट होता है, वो सिंगुलर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन। और कई बार मल्टीपल पिस्टिल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, उसको हम कहते हैं मल्टीकार्पिलरी ओवरी। ठीक है, देखते हैं आगे। ओवरी कैन बी मोनोकार्पिलरी, ठीक है, एंड ओवरी कैन बी मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी ओवरी का मतलब क्या है? एक ही है, यानी कि वो अकेला है। ठीक है, एक ओवरी मतलब कि अकेली ओवरी। मल्टीकार्पिलरी ओवरी का क्या मतलब है कि बहुत सारी ओवरीज हैं, बहुत सारी पिस्टिल है ना। उसमें से कुछ पिस्टिल्स, उसमें से हम बोल सकते हैं कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्पल्स तो बहुत सारे हैं मल्टीकार्पिलरी, लेकिन वो फ्यूज नहीं है, वो अलग अलग से प्रेजेंट है, मतलब दे आर फ्री। और कई बार जो है कार्पल्स यानी कि पिस्टिल्स वो सब फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन देखने को मिलती है कि मल्टीकार्पिलरी कंडीशन कैन बी फ्री, कैन बी फ्यूज्ड। इट कैन बी फ्री एंड इट कैन बी फ्यूज्ड। अगर फ्री है, अगर मल्टीकार्पिलरी फ्री ओवरी है, उसको हम कहते हैं मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन। फ्री मतलब एपोकार्पस, ठीक। और फ्यूज्ड ओवरी का क्या मतलब है? फ्यूज्ड ओवरी का मतलब है सिंकार्पस कंडीशन। फ्यूज्ड ओवरी को कहते हैं सिंकार्पस कंडीशन। और ये तुम लोग की एनसीईआरटी में एक डायग्राम में इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, लोटस रोज माइकेलिया, है ना। तो मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी का एग्जांपल है माइकेलिया, ठीक। और मल्टीकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी का एग्जांपल होगा तुम्हारा ओपियम पॉपी, यानी कि पापावर सोमनिफेरम, ठीक। पापावर सोमनिफेरम यानी कि ओपियम पॉपी। और पॉपी हमें पता है कि इट प्रोड्यूसेस ड्रग्स नोन एज ओफोइड्स, और ओफोइड्स में हमारे पास मॉर्फिन आता है, मॉर्फिन में हमारे पास हेरोइन आता है, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक और पेन किलर्स, ठीक। तो दिस इज अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्पिलरी कंडीशंस। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, हमने देख लिया पिस्टिल, हमने देख लिया मल्टीकार्पिलरी ओवरी का कंडीशन, हमने देख लिया यूनिकार्पिलरी का कंडीशन, हमने देख लिया फ्यूज्ड एंड फ्री कार्पल्स का कंडीशन। लेकिन जो मेन चीज है जो कि है ओव्यूल, वो हमको देखना है। अभी देखते हैं, जो हम लोग के सिलेबस में यानी कि तुम लोग के बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, उस टाइप के ओव्यूल को कहते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। उस टाइप का ओव्यूल कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है,
ये एक्चुअली में 180 डिग्री रोटेटेड होता है। हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर, क्योंकि यहाँ पे और टाइप्स के ओव्यूल्स दिखाए नहीं हुए हैं तुम लोगों के सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये इस तरह से 180 डिग्री रोटेटेड होता है। इसीलिए जो तुम लोग के बुक में डायग्राम दिया है उसमें ओव्यूल को कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है। हालांकि ओव्यूल ऐसे ही बनाया जा सकता था, ठीक है। इसको कहते हैं हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि ये रोटेटेड नहीं है, ये सीधा खड़ा है 0 डिग्री पे, लेकिन ये 180 डिग्री रोटेट कर गया है, इसीलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो है दे शो एनाट्रोपस कंडीशंस, ठीक है। और यही हमें पढ़ना भी है। अब देखते हैं हम आगे। देखो भाई, जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो जाहिर सी बात है कनेक्टेड किससे होगा? कनेक्टेड तो वो प्लेसेंटा से ही होगा, है ना। वो कनेक्टेड है प्लेसेंटा के साथ, ठीक। जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करने वाला स्टॉक है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक। और ये जो फ्यूनिकल है ये हमारे इस ओव्यूल से कनेक्टेड होता है एक नॉच के थ्रू, जिसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक, जिसको हम कहते हैं हाइलम। उसके बाद आता है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये एक पोर है यहां पे प्रेजेंट, इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक। जिस पोल पे ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उस पोल ऑफ ओव्यूल को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो इस एंड ऑफ ओव्यूल को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। और इस एंड के 180 डिग्री अपोजिट यानी कि जस्ट अपोजिट एंड को हम कहते हैं चलेजल एंड। तो ये एंड कहलाता है चलेजल एंड, ठीक। इसको हम कहते हैं चलेजल एंड, ओके। तो ये है एक वेग सा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। यहां पे बस तुम लोगों को जानने वाली बात यह है कि प्लेसेंटा से जो कनेक्ट करता है ओव्यूल को उस स्टॉक का नाम होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ नॉच कॉल्ड हाइलम। जिस तरफ ये पोल प्रेजेंट होता है उस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इस पोल के अपोजिट एंड को हम कहते हैं चलेजल एंड, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हमें देखना है कि इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो ओव्यूल है ये गैमिट नहीं है, ये गैमिटोफाइट भी नहीं है। दिस इज एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम। जैसे हमने मेल से केस में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर गैमिटोफाइट बनता है, उस गैमिटोफाइट के अंदर गैमिट बनता है, वैसे ही ये ओव्यूल फीमेल से केस में मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। इसके अंदर फीमेल गैमिटोफाइट बनता है और उस गैमिटोफाइट के अंदर गैमिट बनता है, दैट इज एग इन केस ऑफ फीमेल्स। लेट अस सी। तो अब हम लोग देखते हैं मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। देखते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ओव्यूल इज नथिंग बट इट इज अ मेगास्पोरेंजियम। देखते हैं, अगर मैं एक मेगास्पोरेंजियम बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर कुछ लेयर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स, ठीक है। जनरली यहाँ पे 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती है और नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल के बेसिस पे हम लोग जो ओव्यूल्स हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, यूनिटेगमिक एंड बाईटेगमिक। जहाँ पे 2 इंटेगुमेंट्स है वो होती है बाईटेगमिक, और जहाँ पे एक ही इंटेगुमेंट होता है दैट इज यूनिटेगमिक, दैट इज सीन इन जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं इसलिए वो बाईटेगमिक रहते हैं। तो दीज आर इंटेगुमेंट्स, ओके, दीज आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। और इन इंटेगुमेंट्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूसेलर सेल्स, जिस लेयर को हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के केस पे हम लोगों ने
टेपेटम देखा था जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, वैसे ही मेगास्पोरेंजियम के केस में जो न्यूट्रिशनल सेल होता है वो होते हैं न्यूसेलस। तो दे प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोरेंजियम, टू द एम्ब्रियो सैक, टू द गैमेट्स। ठीक है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक, इन्हीं न्यूसेलर सेल्स में से कुछ न्यूसेलर सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल्स। मेल के केस में हमने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से, लेकिन यहां पे न्यूसेलर टिश्यूज से, न्यूसेलर सेल से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। लेट अस से कि ये है मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। मान लो ये है माइक्रोपाइलर एंड, तो इस जगह के जो न्यूसेलर सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं इनटू मेगास्पोर मदर सेल, नॉट द न्यूसेलर सेल्स ऑफ द चलेजल एंड। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ही याद रखनी है कि ये माइक्रोपाइलर एंड से डिफरेंशिएट होते हैं। इन मेगास्पोर मदर सेल्स में होती है मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और वो मियोटिक डिवीजन जो कहलाती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसके बाद एक मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, ठीक। अब यहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, न्यूसेलर सेल्स की प्लॉइडी क्या है और मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है। तो न्यूसेलर सेल में कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुई है, इसीलिए न्यूसेलर सेल्स की प्लॉइडी होती है 2n। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुई है, इसलिए उनकी भी प्लॉइडी है 2n। ठीक, लेकिन जो मेगास्पोर्स बने हैं दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दैट्स व्हाई देयर प्लॉइडी इज हैप्लॉइड यानी कि n। अब इसमें खास बात ये होती है कि ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये 4 मेगास्पोर्स जो हैं ये चारों के चारों ही गैमीटोफाइट में डेवलप नहीं करते हैं। इनमें से 3 हो जाते हैं डीजनरेट और एक जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू मेगास्पोर दैट फॉर्म्स द फीमेल गैमीटोफाइट। जैसे कि मेल के केस में हमने देखा था कि चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो चारों के 4 पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीटोफाइट में डिफरेंशिएट कर गए थे। उसका अपोजिट है इस केस में, चारों के 4 मेगास्पोर्स डिफरेंशिएट नहीं करते हैं इनटू एम्ब्रियो सैक। उनमें से कोई एक ही डिफरेंशिएट करता है इनटू एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट। रेस्ट 3 डीजनरेट्स। ठीक है, लिखते हैं यहां पे 3 डीजनरेट बट 1 जो है रिमेन्स फंक्शनल। ठीक है, और यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है यही बनाने वाला है एम्ब्रियो सैक। लेट अस सी व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डिफरेंशिएट करेगा इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने वाला है इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। लेकिन अभी ये फीमेल गैमीटोफाइट में डिफरेंशिएट हुआ तो है बट इट इज नॉट मैच्योर, इट इज एन इमेच्योर फीमेल गैमीटोफाइट। मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट जो होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियसेस, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं, मान लो ये है एक मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर है ये। ठीक, इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस है विच इज हैप्लॉइड। इसके अंदर होने लग जाती है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो यहां पे इसकी होती है 3 माइटोटिक डिवीजन्स। यहां पे मैं बनाता हूं, ये पहला था, इसमें माइटोटिक डिवीजन 1 होती है, माइटोसिस होती है इसके न्यूक्लियस में, जिससे बनते हैं 1 से 2 न्यूक्लियस। ठीक, इस न्यूक्लियस के बाहर अभी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। ये सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन्स है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि दे आर न्यूक्लियर डिवीजन्स, मतलब कि यहां पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, दे आर न्यूक्लियर डिवीजन्स
यहां पे अगेन माइटोटिक डिवीजन 2 होगी, तो ये 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। अगेन यहां पे माइटोटिक डिवीजन 3 होती है, जिससे 4 से 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं, ये सारे के सारे अपोजिट पोल्स पे रीअरेंज होने लग जाते हैं, और रीअरेंजमेंट के बाद इनके ऊपर बनती है वॉल्स, सेल वॉल्स। तब जाके जो हमारा एम्ब्रॉय सैक बनता है उसको हम कहते हैं मैच्योर एम्ब्रॉय सैक या मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। लेट अस सी, यहां पे अभी ये 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक, लेकिन ये अभी तक रीअरेंज नहीं हुए हैं। इनका रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, 3 जो सेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, वो एक पोल पे चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं चलेजल पोल। लेट अस मेंशन हियर दिस इज चलेजल पोल। ठीक है, इस चलेजल पोल पे ये जा चुके हैं, बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं और नीचे 3 न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। ठीक, जो ऊपर वाले साइड पे एंटीपोडल्स, जो ऊपर वाले साइड पे सेल्स गए हैं, उनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। इनके ऊपर बन जाती है सेल वॉल। ठीक है, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ठीक, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। ठीक, एंटीपोडल सेल्स हैं ये लोग। बीच के ये जो न्यूक्लियसेस हैं, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई की खास बात यह है कि इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं फॉर्म होती है, दे रिमेन एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो सेल बनाते हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, क्योंकि ये सेंटर पे प्रेजेंट है। दे फॉर्म सेंट्रल सेल। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या है। सेंट्रल सेल में प्लॉइडी ये एन है, ये एन है, ये दोनों हैप्लॉइड है, लेकिन क्योंकि ये एक साथ है इसीलिए कई बार आंसर में 2n भी दिया रहता है और आंसर 2n ही होता है। ठीक है, तो सेंट्रल सेल की प्लॉइडी जो है वो होती है डिप्लॉइड, यानी कि 2n। ठीक है, और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, यहां पे 2 सेल्स एक साथ आ जाते हैं और एक सेल ऊपर आ जाता है, मतलब इन तीनों के ऊपर भी सेल वॉल आ जाती है, जिसमें से जो नीचे के 2 सेल्स हैं इनको हम कहने लग जाते हैं सिनर्गिड्स। ठीक, और ये जो ऊपर का सेल है इसको हम कहते हैं एग। ठीक है, तो अब जाके जो एग बना है वो कहलाएगा फीमेल गैमीट। अभी तक हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर आए थे वो गैमीट कहलाने के लायक ही नहीं थे। ये जो स्ट्रक्चर पूरा है इसको कहते हैं गैमीटोफाइट या फिर एम्ब्रॉय सैक। दिस इज एम्ब्रॉय सैक। ठीक, इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर होता है ये एग, दैट इज फीमेल गैमीट। ओके, खास बात यह है कि सिनर्गिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक, फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या मतलब है? फिलीफॉर्म अपैरेटस का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है टू एंटर इनसाइड दिस एम्ब्रॉय सैक बाय दिस माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोर। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोपाइलर पोल पे प्रेजेंट हुआ है, और माइक्रोपाइल हमें पता है एक छोटा सा पोर होता है, यानी कि यस एक होल होता है। ठीक है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को टू एंटर इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक वाया दिस पोर, माइक्रोपाइलर पोर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रॉय सैक का, इसमें कितने सेल्स हैं और कितने न्यूक्लियस हैं ये देखना जरूरी है। न्यूक्लियस तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 न्यूक्लियस है टोटल, यहां पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, टोटल यहां पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेल्स कितने प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स 7, 1 2 3, दिस इज कंपोजिट, तो इसको हम एक ही मानते हैं 4, दिस इज 5 6 7। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एंजियोस्पर्म की कि उसमें जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहते हैं 8 लेकिन नंबर ऑफ सेल रहते हैं 7। तो दिस कंडीशन इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉलिनेशन। क्यों चलना है हमें, क्योंकि हमने बना लिए हैं पॉलन ग्रेन्स, हमने बना लिया है यहां पे एम्ब्रियो सैक। ओके, अब क्या करना है, हमारे पास गैमेट्स बन चुके हैं, हमारे पास मेल गैमेट यानी कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस से बना था वो है, फीमेल गैमेट यानी कि एग भी हमने बना चुका है। अब हमें उसको फ्यूज कराना है। तो मेल्स, तो हम ह्यूमन से केस में हम लोग देखते हैं कि भाई फ्यूजन के लिए इंसेमिनेशन होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक नोवेल स्ट्रेटजी अपनाई है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, सभी को पता है कि पॉलिनेशन इज एक्चुअली द डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा तक जाना, उसी को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन का जाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर ही गैमेट प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट अ गैमेट बट इट हैज गैमेट एम्बेडेड इन इट। ओके, तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे पॉलिनेशन होती है, किस तरह से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, देखते हैं। तो पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप से की जा सकती है, या तो किसी एबायोटिक एजेंट को यूज किया जाए, है ना, या तो किसी बायोटिक एजेंट को यूज किया जाए, जैसे कि एनिमल्स। ठीक, तो एबायोटिक एजेंट में मतलब हम नॉन लिविंग थिंग्स को यूज कर सकते हैं, और बायोटिक एजेंट्स में हम लोग किसी लिविंग बीइंग को यूज कर सकते हैं। एबायोटिक एजेंट में मेनली विंड एंड वाटर आते हैं। विंड से भी पॉलिनेशन होती है और वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है। ठीक, बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास एनिमल्स आते हैं, मेनली इंसेक्ट्स हम देखते हैं, बीज, हनी बीज, बटरफ्लाइज, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे मैमल्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि बियर, है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं बैट्स, ठीक है, जैसे कि एंट्स, जैसे कि स्नेक्स, ये सभी जो है ये पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज दे गेट सम रिवॉर्ड इन टर्न। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉलिनेशन करते हैं। तो प्लांट्स भी काफ़ी चालाक होते हैं इस चीज़ में कि अगर हम अपना काम करा रहे हैं, अगर हम पॉलिनेशन करा रहे हैं किसी एनिमल से, तो हम लोग को उनको रिवार्ड देना चाहिए, तभी तो वो हमारे पास आएंगे, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। इसीलिए ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स जिनमें बायोटिक एजेंट यानी कि एनिमल्स करते हैं पॉलिनेशन, वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिंग होते हैं, उनमें नेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, उनमें खुशबू ज़्यादा होती है, स्मेल, फ्रेग्रेंस होती है उनमें। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं एनिमल्स को टूवर्ड्स देमसेल्फ। अगर हम एबायोटिक वालों को देखते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी खास बात ज़्यादातर केसेस में नहीं देखी जाती है, उतने अच्छे देखने में नहीं होते हैं, स्मेल ठीक नहीं होती है, किसी भी टाइप का ज़्यादा नेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें, क्योंकि इसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू कम टूवर्ड्स देम। क्यों? क्योंकि ये तो विंड एंड वाटर है, ये तो हमेशा ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है।
और नेचर में बायोटिक एजेंट्स से ज़्यादा पॉलिनेशन कराया जाता है एज कंपेयर टू एबायोटिक एजेंट्स। क्यों? क्योंकि बायोटिक एजेंट्स अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं तो वो फूलों के पास जाते हैं, जैसे कि हनी भी है, वो एक फूल पे बैठ के दूसरे फूल पे जाती है ना, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है पॉलिनेशन, ठीक है, गारंटीड पॉलिनेशन एक तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन एबायोटिक में गारंटीड नहीं है, क्योंकि एयर को नहीं पता, एयर खुद जाना थोड़ा ही जाता है फ्लावर के पास, एयर तो चल रही है भाई, उसमें पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं। अब ये वो चांस इवेंट होता है कि वो पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर, स्पेसिफिक फ्लावर पे डिस्पर्स हो जाता है या नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जो एबायोटिक एजेंट्स हैं वो अपने पॉलिनेशन को या जर्मिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं या गारंटी करवाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो जो एबायोटिक्स पॉलिनेशन है, एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होती है, विंड एंड वाटर के थ्रू, उस केस में जो फ्लावर्स हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही इधर उधर बिखर जाते हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं जो डिस्पर्स होते हैं या जर्मिनेट करते हैं फ्लावर पे। ओके, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं बात करता हूँ एबायोटिक की, उसमें विंड की, तो विंड से जो पॉलिनेशन होती है उसके लिए पॉलन ग्रेन्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए? पॉलन ग्रेन्स ऐसे केसेस में काफ़ी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि विंड से अगर कोई चीज़ उड़ रही है तो वो काफ़ी लाइट हो तभी वो उड़ पाएगी, नहीं तो वो तो सेटल हो जाएगी। तो द विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेट, ठीक है, दे आर नॉन स्टिकी, मतलब म्यूसिलेज टाइप की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखी जाएगी, दे आर नॉन स्टिकी, ठीक है। दे मे पोजेस फेदर्स, ठीक है, दे आर फेदरी, समटाइम्स दे आर फेदरी, समटाइम्स दे आर नॉट, ठीक है। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें जो स्टिग्मा है कई बार वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। जैसे कॉर्न हम लोग देखते हैं, उसमें जो चीज़ फ्लटर कर रही होती है, कॉर्न टासल्स, वो एक्चुअली में स्टिग्मा होते हैं, क्योंकि वो स्टिग्मा ऐसे फ्लटर करके ढूंढ रही होती है पॉलन ग्रेन्स को, कि कोई पॉलन ग्रेन्स आए और उसके ऊपर जर्मिनेट करे। तो ऐसे केसेस में कई बार जो स्टिग्मा होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, फिलामेंटस होती है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, फिलामेंटस स्टिग्मा होते हैं इसमें, ठीक है। रोजेट अपीयरेंस होती है ऐसे फ्लावर्स की, रोजेट अपीयरेंस यानी कि मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, मल्टीपल फ्लावर्स मतलब एक गुच्छे में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल फ्लावर्स। और खास बात इसकी यह है कि इसमें हर एक फ्लावर में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, तो ये वन ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स के। अब इसके बाद हम चलते हैं वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स की तरफ। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अब अगर किसी को वाटर से पॉलिनेट होना है, वाटर के थ्रू मूव करना है, तो उनका स्टिकी होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको वाटर में चिपकना है किसी स्टिग्मा की तरफ, है ना। तो दे ऑफन कंटेन म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक। लेकिन जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं नेचर में। एंजियोस्पर्म्स में अराउंड 30 जेनरा ही हैं ऐसे जो कि वाटर से पॉलिनेशन शो करते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही कम है, लेस प्लांट्स, ठीक है, अराउंड 30 जेनरा इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। अब अगर मैं बोलता हूं कि वाटर पॉलिनेशन में दो टाइप से पॉलिनेशन हो सकती है, या तो पॉलन ग्रेन्स ऊपर ही मूव करे सरफेस ऑफ वाटर पे, या तो वो नीचे चले जाए, सबमर्ज्ड हो जाए, ठीक है। तो दोनों ही तरह से पॉलिनेशन देखी जाती है। जो सबमर्ज में जाते हैं उसमें मेनली ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, जो ऊपर फ्लोट करते हैं उसमें उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सबमर्ज वाले में ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखी जाती है।
एग्जाम्पल्स मैं तुम लोगों को बता देता हूं। वो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास कुछ ग्रासेस हैं, ठीक है, वो शो करती हैं वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि सारे के सारे वाटर प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं तो ये सही नहीं है। बहुत सारे वाटर में रहने वाले प्लांट्स बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है वाटर हायसिंथ, है ना, वाटर लिली, ये सब बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं, जबकि ये पानी में रहते हैं फिर भी, ठीक है। तो वो चीज़ है कि नॉट ऑल द प्लांट्स विच लिव्स इन वाटर गेट्स पॉलिनेटेड बाय वाटर, मेनी ऑफ देम गेट्स पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट्स, लाइक हम लिख सकते हैं वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। ठीक है, तो ये चीज होती है यहां पे हम लोग हाइड्रला वॉलिस्नेरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रला वॉलिस्नेरिया, ज़ूस्टेरा, ये सब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं। ओके, तो ये चीज है। अब बायोटिक एजेंट्स पानी वाले एनिमल्स, पानी वाले प्लांट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी करते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता चुकी है। दे आर फ्रेग्रेंट, दे आर फ्रेग्रेंट, दे आर कलरफुल, ठीक है, दे ऑफर रिवॉर्ड्स लाइक नेक्टर, ठीक है, लाइक नेक्टर एटसेट्रा। बहुत सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं कि जैसे एक प्लांट होता है युक्का, ठीक है, उसका एक दूसरे मोथ जो कि एनिमल है, इंसेक्ट है, उसके साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, वो सिर्फ उसी से पॉलिनेट होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which both the organisms complement each other is known as mutualism, ठीक है। तो वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं? अगर मैं बात करता हूं इस प्लांट की, तो जो प्लांट है उसको पॉलिनेट कर देता है ये मोथ, ठीक। लेकिन इस मोथ को क्या मिल जाती है? इस मोथ को अपनी एग ले करने की साइट मिल जाती है इनसाइड द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। अगर इसके अंदर वो अपने एग ले करता है ये इंसेक्ट मोथ, तो उसके जो नए प्रोजेनीज आते हैं, लार्वे निकलते हैं, उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है इनके फ्रूट से, ठीक है। और ये दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दोनों खुश हैं इस इंटरेक्शन के साथ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's why it is strict one-to-one relationship, which is known as mutualism, in which both of them are positively affected by each other, ठीक है। ऐसे जो इंटरेक्शन है वो बहुत बार अच्छे भी माने जाते हैं और बहुत बार ये खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी काउंटर पार्ट चला गया तो दूसरा पार्ट अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि ये एक टाइप का ऑब्लिगेटिव रिलेशनशिप होता है। ऑब्लिगेट मतलब कि ये दोनों में से कोई भी एक अकेला नहीं रह सकते हैं, ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। जैसे लाइकेंस में एल्गी और फंजाई दोनों साथ रहते हैं, है ना। लाइकेंस में कभी भी एल्गी को हटा देंगे तो फंजाई परसिस्ट करेगा ही नहीं। ओके, तो दैट इज हाउ दीज टाइप ऑफ इंटरैक्शंस टेक्स प्लेस इन नेचर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। ओके, चलो भाई चलते हैं आगे। अब यहां पे पॉलिनेशन को हम और एक टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि तुम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखते हैं, पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ, कैन बी क्रॉस, एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो हम देखते हैं। ओके, देखते हैं भाई। पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं ऑटोगैमी।
कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं जीनोगैमी या फिर एलोगैमी भी बोलते हैं इसको। एक और टाइप का पॉलिनेशन है जिसको हम कहते हैं गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी। ठीक है, ये 3 टाइप के पॉलिनेशन कहलाते हैं हमारे नेचर में। अगर मैं ये कहता हूं कि जीनोगैमी क्या है भाई, जीनोगैमी में क्या है, एक पेड़ है, एक प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर है। ठीक, इसका पॉलन निकल के इसके ऊपर डिस्पर्स हो गया, जर्मिनेट कर गया, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन हुई है, दिस इज क्रॉस। ठीक, ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, ये एक प्लांट है, ये एक फ्लावर है उसके अंदर। ठीक, इस फ्लावर के अंदर एंथर भी हैं बहुत सारे, इस फ्लावर के अंदर ओवरी भी है, स्टिग्मा भी है। अगर इसी फ्लावर का एंथर अपने पॉलन को निकाल के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डिस्पर्स कर दे, वो कहलाएगा भाई ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को, मतलब जो स्टेमन है वो कार्पल को पॉलिनेट कर दे। अब बचा ये तीसरा, क्या केस बचा हुआ है, केस बचा हुआ है मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स का। अगर मेरे पास एक प्लांट है, ठीक, जिसमें 2 टाइप के फ्लावर हैं, एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। ठीक है, मेल फ्लावर के पास सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, इसमें कोई भी पिस्टिल नहीं प्रेजेंट है। फीमेल फ्लावर के पास सिर्फ ओवरीज या फिर पिस्टिल प्रेजेंट है, इसके पास स्टेमेंस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहां के पॉलन ग्रेन्स निकल के जर्मिनेट हो जाए इसी प्लांट के किसी और फ्लावर में, तो वो गिटोनोगैमी के अंदर आता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझना कि ये कंप्लीटली क्रॉस है, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में गया। ठीक, दिस इज क्रॉस। इसमें क्या है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर हो गया है पॉलिनेशन। इसमें क्या है, एक प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में हो रही है पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये चीज गिटोनोगैमी के अंदर आती है। ओके, अब यहां पे देखा जाता है कि इसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जेनेटिक वेरिएशन के लिए ज्यादा सही कौन सा है, तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन ही जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा लाएगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट फ्लावर्स 2 डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है, तो 2 डिफरेंट प्लांट्स में 2 डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होकर एक न्यू टाइप की वेरिएशन लाएंगे। तो दिस इज गुड फॉर हम बोल सकते हैं वेरिएशंस इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मोर वेरिएशन है। ठीक, ऑटोगैमी जो है इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो जा रही है, तो सेम जेनेटिक मटेरियल कंस्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें लेस वेरिएशन है। अब बात आती है गिटोनोगैमी की, क्या ये क्रॉस में आएगा या फिर ये सेल्फ में आएगा। इट लुक्स एज इफ इट इज क्रॉस, क्योंकि पॉलिनेशन तो हो रही है, निकल तो रहा है, एक फ्लावर से तो बाहर निकल रहा है पॉलन ग्रेन, तो इट लुक्स टू बी क्रॉस, बट इफ वी टेक अ लुक इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, तो इट इज वेरी सिमिलर टू ऑटोगैमी। ठीक है, तो वो चीज है कि इट इज फंक्शनली क्रॉस, बट इट इज जेनेटिकली सेल्फ। ठीक है, इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, तो ये चीज देखी जाती है नेचर में, और ये देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ मोनोशियस प्लांट्स में। गिटोनोगैमी इज सीन इन मोनोशियस प्लांट्स। ठीक, जीनोगैमी जो है वो डायोशियस प्लांट्स में देखी जा सकती है, मोनोशियस में भी देखी जा सकती है। ठीक है, बाइसेक्सुअल्स में भी देखी जा सकती है, बट ऑटोगैमी इज इनवेरिएबली सीन इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक, यहां पे तुम लोगों को 2 चीजें देखने को मिल रही है, एक है मोनोशियस और एक है बाइसेक्सुअल। क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है?
ये दोनों एक्चुअली में डिफरेंट होते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं उसमें एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट में दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर मेल होता है, दूसरा फ्लावर फीमेल होता है, यानी कि दो डिफरेंट सेक्सेस को कैरी करने वाले दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। दैट इज गिटोनोगैमी। ओके, नेक्स्ट। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑटोगैमी को पूरी तरह से अपनाया हुआ है। कैसे अपना लिया है? बाय बाइसेक्सुअलिटी, दे आर बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं, यानी कि खुल रहे हैं, ठीक है, खुल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने फ्लावर को तो कर ही रहे हैं पॉलिनेट, साथ ही साथ इनके पॉलन्स निकल के किसी दूसरे फ्लावर को भी पॉलिनेट कर सकते हैं। तो दोज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच आर ओपनिंग, ठीक है, विच हाँ जो ओपन है वो सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन को भी वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को इनवेरिएबली सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है तो उनमें ये अगर फ्लावर बंद हो जाए तो फिर इनवेरिएबली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। ऐसे फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो ओपन होते हैं उनको हम कहते हैं चास्मोगेमस फ्लावर्स, उनको हम कहते हैं चास्मोगेमस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर्स जो हमेशा ही क्लोज्ड रहते हैं उनको हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। तो दे आर क्लोज, दैट इज दे आर क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटर्स। ओके, तो ये चीज देखी जाती है नेचर में। और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें ये दोनों ही टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं जो तुम लोग की बुक में दिया हुआ है, वायोला ऑक्सैलिस एंड कमेलिना जो है उनमें ये दोनों ही टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि बोथ आर प्रेजेंट इन वायोला ऑक्सैलिस एंड कमेलिना। ठीक, तो ये चीज देखी जाती है हमारे पॉलिनेशन के केसेस में। ओके, अब हम यहां पे पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये तो हमने देखा बाइसेक्सुअलिटी की चीजें कि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है इन केस ऑफ चास्मोगेमस फ्लावर्स, और वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन इनवेरिएबली हो सकती है इन केस ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। लेकिन हमारे लिए नेचर में अच्छी बात क्या है? नेचर में अच्छी बात है वेरिएशन। वेरिएशन आएगा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से। तो क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें अडेप्ट करता है। देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो अडेप्ट करके क्रॉस पॉलिनेशन को एनहेंस करता है। इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इनको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है ये देखते हैं। तो दे आर द डिवाइसेस यूज्ड बाय प्लांट्स टू एनहेंस द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रादर देन सेल्फ पॉलिनेशन। देखते हैं, पहली तो चीज ये है कि प्लांट जो है अगर वो यूनिसेक्सुअल हो, यानी कि उसमें मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, वो एक प्लांट में ना प्रेजेंट हो, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन ही कराएंगे, है ना। तो अगर यूनिसेक्सुअलिटी को देखें तो इट एनहेंसेस द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। या फिर अगर प्लांट जो है वो मोनोशियस है, या फिर अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उन केसेस में क्या कर सकते हैं कि जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मैच्योरेशन का टाइम अगर अलग अलग हो
तो वो अलग अलग टाइम पे ही फर्टिलाइज होंगे, है ना। तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लैग बिटवीन टाइम इंटरवल्स ऑफ मैच्योरेशन of both the sexes, of both sexes, ठीक है। या फिर अगर वो मोनोशियस है तो हम लोग क्रॉस पोलिनेशन को चांसेस को बढ़ा सकते हैं अगर वो दो टाइप के फ्लावर जो है वो बहुत दूर दूर एक दूसरे से प्रेजेंट हो, यानी कि हम उसमें कर सकते हैं स्पेशियल डिफरेंशिएशन, है ना। इफ दे आर स्पेशली सेपरेटेड, ठीक है। जो भी चीज स्पेस के रिलेटेड होती है उसको हम कहते हैं स्पेशियल, जो भी चीज टाइम से रिलेटेड होती है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल। तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू टेम्पोरल डिफरेंशियस, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू स्पेटियल सेपरेशन। ओके, तो ये चीजें देखी जा सकती हैं नेचर में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। हमें पता है कि प्लांट्स तो ये चीज कर ही रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी प्लांट्स तो अपना ही रहे हैं कि वो फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, लेकिन ह्यूमंस भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हम बोल सकते हैं रिसर्चर्स जो हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी खुद से कुछ पॉलेंस को सेल्फ पॉलिनेट नहीं होने देते हैं, क्रॉस पॉलिनेट करा देते हैं। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग टेक्निक्स, जो कि मेंडल ने भी इंप्लॉय की थी अपने रिसर्च में। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, अगर मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की, तो इसमें क्या करते हैं, अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है मान लो, ठीक है, अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या कर सकते हैं, ये तो इसको पॉलिनेट कर ही देगा, लेकिन अगर हम मैच्योर होने से पहले ही इसके एंथर काट दें तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही हम लोग करते हैं जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कभी भी इमैस्कुलेशन में ये जो पिस्टिल है इसका रिमूवल नहीं होगा, हमेशा ही एंथर्स का रिमूवल होगा, ठीक है। तो इसी टेक्निक को कहते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक। इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टेमेंस या एंथर्स, ठीक। अब हमने जब एंथर ही हटा लिए हैं मैच्योर होने से पहले, तो ये तो फर्टिलाइज करेगा ही नहीं, पॉलिनेट करेगा ही नहीं। इसके कारण जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ह्यूमंस खुद से ही अब इस स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने पर पॉलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं किसी दूसरे फ्लावर के, ठीक है। और एक बार वो स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये पॉलिनेट हो जाता है। उसके बाद ये बैग से इसको ढक देते हैं ताकि और कोई पॉलन इस पर जर्मिनेट ना कर पाए, और इसी टेक्निक को कहते हैं हम बैगिंग, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के कुछ सिंपल टाइप की टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं यहाँ पे, ओके। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर मान लो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो भी गया है, मान लो यहाँ पे एक ओवरी है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। मतलब जर्मिनेट नहीं, स्प्रिंकल हो गए हैं, पॉलिनेट हो गए हैं, ठीक है। मात्र इस चीज से ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये जर्मिनेट हो जाएगा। अगर स्टिग्मा के ऊपर कोई पॉलन ग्रेन आ भी गया है तो भी उसके जर्मिनेट होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स तो किसी भी प्लांट का हो सकता है ना। अगर ये एक लिली का फ्लावर है और इसके ऊपर रोज का पॉलन ग्रेन आ गया है तो क्या ये जर्मिनेट होगा? सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, है ना।
इसीलिए जब तक सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन ना आए तब तक ये जो जर्मिनेशन है पॉलन ग्रेन की, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। एंड इट इज डन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पहचाना जाता है बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायलॉग्स बिटवीन द पॉलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा। ये एक केमिकल डायलॉग होता है, हम एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें कुछ टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं इन दोनों से ही, जिससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि वेदर द pollen which is here dispersed on this stigma belongs to the same species of the flower of the plant or it is of different species। ठीक है, और इसी टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं pollen pistil इंटरेक्शन। ठीक है, अगर वो सेम स्पीसीज का हुआ तो जर्मिनेशन होगा, अगर वो डिफरेंट का हुआ तो जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक, अगर वो सेम स्पीसीज का है तो फिर जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेशन अकर्स। ठीक, अब ये जो जर्मिनेशन हो रहा है इस पॉलन ग्रेन का या फिर इस पॉलन ट्यूब का, है ना, ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है कैसे बन रही है? हमने तो पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के ऊपर एक बहुत ही हार्ड एंड रेजिस्टेंट लेयर होती है ना। वो जब लेयर प्रेजेंट है तो फिर जर्मिनेशन का चांस ही कैसा है, मतलब पॉलन ट्यूब बन कहाँ से रही है? मैंने तुम लोगों को जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया था तो मैंने यहाँ पे कुछ पोर्स भी बना दिए थे। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर पे, वो उनको हम कहते हैं जर्म पोर्स, और इन्हीं जर्म पोर्स पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, और इन्हीं जर्म पोर्स के थ्रू पॉलन ट्यूब बाहर निकल के आती है, और इसी पॉलन ट्यूब से ही जो जनरेटिव न्यूक्लियस है या फिर जो गैमेट्स हैं वो मूव करते हैं यहाँ अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार जब ये इंटरेक्शन हो जाती है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकल के बाहर आ जाती है, और ये चली जाती है कहाँ पे? ये चली जाती है इस ओव्यूल के माइक्रोपाइल के पास। ठीक है, और ये इसमें कनेक्ट हो जाती है। ठीक, और इसी के थ्रू जो हमारे गैमेट्स हैं, 2 गैमेट्स हैं, वो भी इस पॉलन ट्यूब से इस माइक्रोपाइल की तरफ आते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया था प्रेजेंट होते हैं सिनर्गिड्स, जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जब पॉलन ट्यूब को देखते हैं तो ये डीजनरेट हो जाते हैं, और यही डीजनरेटिव सिनर्गिड्स जो है ये फिर गाइड करते हैं इन न्यूक्लियस को टू एंटर इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि विच अपैरेटस या विच सेल ऑफ द एम्ब्रॉय सैक गाइड्स द गैमेट्स ऑफ मेल गैमेट्स टू एंटर इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक। आंसर होना चाहिए सिनर्गिड सेल्स, एंड इनसाइड सिनर्गिड सेल्स there are some structures which degenerates, and degenerated filiform apparatus guides these 2 gametes inside the embryo sac। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो एम्ब्रॉय सैक है इसके अंदर चले आते हैं कौन? इसके अंदर चले आते हैं 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, एक मेल गैमेट जो है वो इस एग को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, वो इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है। ठीक, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हो रही है 2 फ्यूजन, यहाँ पे हो रही है, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक जो है वो एग प्लस मेल गैमेट फ्यूज करता है, और दूसरा जो होता है वो होता है पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, एग प्लस मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, which is 2n, because it was n, it was also n। ठीक है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 2n होता है, मेल गैमेट होता है n, और इनकी फ्यूजन जो है उससे बनता है एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है,
जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसकी प्लॉइडी होती है 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फॉर्म हुआ है इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन यानी कि दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि हम बोल रहे हैं सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन is known as double fertilization। ठीक है, this is known as double fertilization। okay, and this double fertilization is a characteristic feature of angiosperm। this is always seen in angiosperm। it is characteristic of angiosperm। ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके अलावा किसी और प्लांट के फाइलम में देखा नहीं जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ना ही एल्गी, ना ही ब्रायोफाइट्स, ना ही टेरिडोफाइट, ना ही जिम्नोस्पर्म में देखा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन? एंजियोस्पर्म में। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये आएगा अभी तुम्हारे दिमाग में कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है लेकिन क्यों हो रही है? जाइगोट तो माना कि हम बनाना चाहते हैं क्योंकि हमको एम्ब्रॉय और अडल्ट बनाना है, लेकिन भाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने का क्या मतलब है? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने का मोटिव ये है कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रॉय। ठीक है, तो क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इसलिए इसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है इसलिए वो पहले डेवलप होना शुरू होता है एज कंपेयर टू हमारा जाइगोट। ठीक है, तो PEN का जो डेवलपमेंट है वो पहले होता है, डेवलप्स प्रायर टू जाइगोट या एम्ब्रॉय। ठीक है, तो ये चीज होती है यहाँ पे। चलते हैं आगे और देखते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शुरुआत में इट इज न्यूक्लियर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस ही है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, यानी कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियर डिवीजन। इनिशियली इट इज न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि इसमें कोई भी सेल वॉल शुरुआत में बन नहीं रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके ऊपर सेल वॉल बनने लग जाती है, तब हम बोलते हैं कि इट इज सेल्यूलर डिवीजन। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम इट शोज सेल्यूलर डिवीजन। ओके, तो ये चीज है। तो आफ्टर सम टाइम इट शोज सेल्यूलर डिवीजन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कोकोनट में। जो कोकोनट का पानी है, कोकोनट में जो वाटर है, इट इज फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, जो कोकोनट का वाटर है दैट इज फ्री न्यूक्लियर। कोकोनट का वाटर इज एक्चुअली नॉट फ्रूट, इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फ्रूट, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन जो कोकोनट की कर्नल है जो हम खाते हैं दैट इज एक्चुअली सेल्यूलर डिवीजन। ठीक है, तो वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट कर्नल जो है वो होती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म का पार्ट। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम चलते हैं जाइगोट की डेवलपमेंट की तरफ। जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल है, डिप्लॉयड। अब इस जाइगोट में शुरू हो जाती है डिवीजन, तो ये डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है जिससे बनता है एम्ब्रॉय। और एम्ब्रॉय के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड। तो पहला जो एम्ब्रॉय बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है,
ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक, उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस टाइप का दिखने लग जाता है। ठीक, इसको हम कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड। उसके बाद ये फर्दर और डिफरेंशिएट एंड डिवाइड करता है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लग जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉर्पीडो स्टेज, इसको हम कहते हैं टॉर्पीडो स्टेज। ठीक, ये जो टॉर्पीडो स्टेज है, इसके बाद आगे की और भी फर्दर एनहेंस्ड फॉर्म्स ऑफ एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, और आगे चल के फिर ये बना देता है हमारा मैच्योर प्लांट बॉडी। ठीक है, देखते हैं। तो ये टॉर्पीडो स्टेज है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि ये, हालांकि हम पढ़ रहे हैं मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, लेकिन हमें पता है कि अगर हम बाहर से देखें एम्ब्रियो को, तो वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली सीड है। एम्ब्रियो इज नथिंग बट सीड। सीड इन इट्स, मतलब एम्ब्रियो इन इट्स डॉर्मेंट स्टेज इज सीड। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जब डॉर्मेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं सीड। ठीक, देखते हैं सीड का स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो दो पार्ट्स, दो टाइप्स के होते हैं। हमने ये पढ़ा है कि भाई हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट इज अ किंगडम, उसके अंदर फाइलम आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासेस आती हैं जिसको हम कहते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स जो है, उसमें जो सीड्स होती हैं, जो एम्ब्रियो होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन्स का नंबर, है ना। इसीलिए उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े अलग होते हैं। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो या सीड in case of monocots and dicots are different. अगर हम डाइकॉट्स को देखते हैं तो डाइकॉट्स में दो कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहां ऐसे बना दिया, एक यहां ऐसे बना दिया। लेकिन इस कॉटिलीडन के बीच में एक एक्सिस होती है जिसको हम कहते हैं कॉटिलीडनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये ऐसा है, इसको हम कहते हैं कॉटिलीडनरी एक्सिस, और इसके नीचे भी कुछ चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉटिलीडन। ठीक, जो ऊपर का पार्ट बनाने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, इसको हम कह रहे हैं प्लूम्यूल। जो नीचे रूट स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, ये अगर एक नोड है या नॉच है, इसके नीचे का स्ट्रक्चर कहलाता है, इसके नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है हमारा हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। ठीक, और इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर कहलाता है इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, तो एक जो टिपिकल एम्ब्रियो है डाइकॉट्स का, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके, अब देखते हैं मोनोकॉट्स में कैसा दिखता है भाई एम्ब्रियो। मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो जो है उसमें एक ही कॉटिलीडन होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसका कॉटिलीडन जो है वो ये है। ठीक है, कई बार इस कॉटिलीडन को कॉटिलीडन ही बोलते हैं, लेकिन कुछ ग्रासेस में इसको हम स्कूटेलम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्कूटेलम। ठीक, ऑल्सो नोन एज स्कूटेलम। ये जो साइड में स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इपीब्लास्ट। ठीक, यहां ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, और जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं रेडिकल, जो कि आगे चल के रूट बनाने वाला है। ठीक, रेडिकल को मोनोकॉट्स में कवर करता है एक शीथ जिसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक, और प्लूम्यूल को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक, तो ये एक टिपिकल मोनोकॉट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें अभी और भी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं,
लेकिन वो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ठीक, देखते हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ एम्ब्रॉय को या सीड्स को, लेट अस से सीड्स, अगर मैं सीड्स को कंपेयर करता हूँ मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की, तो वो दो टाइप की होती हैं। एक जो सीड होती है उसमें एंडोस्पर्म जो है वो रिटेन रहता है बहुत टाइम तक, मेनली वो रिटेंशन होता है मोनोकॉट्स में। इसीलिए मोनोकॉट्स की जो सीड्स होती हैं उसको हम कहते हैं एल्बुमिनस या फिर एंडोस्पर्मस सीड्स। ठीक है, दे आर नोन एज एल्बुमिनस सीड्स। ठीक, दे आर नोन एज एल्बुमिनस सीड्स, मोस्टली ये मोनोकॉट में होता है। ठीक, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली डाइकॉट्स, जिसमें एंडोस्पर्म शुरुआत में ही कंज्यूम हो जाता है। दे आर नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड्स, नॉन एल्बुमिनस। ठीक, एंड उसमें वो किसमें है, वो मेनली होते हैं हमारे डाइकॉट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ही फिजिबल नहीं है कि सारे मोनोकॉट्स में सारे मोनोकॉट्स जो हैं वो एल्बुमिनस होंगे और सारे डाइकॉट्स नॉन एल्बुमिनस होंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे डाइकॉट्स भी एल्बुमिनस होते हैं, बहुत सारे मोनोकॉट्स भी नॉन एल्बुमिनस होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली वाला केस है, ये इनवेरिएबली वाला केस नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली वाला केस नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे। सीड्स, सीड्स आर एक्चुअली डॉर्मेंट एम्ब्रॉय, हमने बोला। ठीक, सीड्स आर एक्चुअली डॉर्मेंट एम्ब्रॉय। ठीक, जब तक एम्ब्रॉय को प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तब तक वो सीड की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज डॉर्मेंट एम्ब्रॉय। ठीक, अब हमने जो ओव्यूल देखा था उसमें वही एक्चुअली में चल के सीड बनाता है ना। तो जो ओव्यूल की लेयर्स हैं वो सीड की लेयर्स बना देती हैं। तो ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट्स हैं वो बनाती हैं कोट्स ऑफ सीड। ठीक है, तो इंटेगुमेंट्स जो थी ओव्यूल की वो डेवलप कर जाती हैं इनटू सीड कोट्स। ठीक, ओके, और कई सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स, कई सारी ऐसी भी सीड्स होती हैं जिसमें जो न्यूसिलस होता है वो इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट भी रिटेन रहता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये रिटेन्ड रहता है। तो अगर इसका रिटेंशन होता है तो ऐसे टाइप की सीड्स को हम कह देते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, दे आर नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर। ठीक है, तो ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर, दे आर पेरिस्पर्मिक बिकॉज दे हैव रिटेन्ड न्यूसिलस इन देम। ओके, ठीक है, तो ये तो चीज हो गई हमारे सीड का कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्रूट। तो हमने देखा कि जो भाई ओव्यूल है या फिर जो डॉर्मेंट एम्ब्रॉय है वो कहलाता है सीड, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो भी राइपेन होने लग जाती है, पकने लग जाती है, और वही राइपेंड ओवरी बाद में चल के कहलाती है फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट इज नथिंग बट इट इज राइपेंड ओवरी। हमें पता है कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स के अंदर ही हमको सीड्स मिलती हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल तो सीड्स के अंदर फ्रूट्स। ठीक है, मतलब तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स। ठीक, तो ये चीज़ है। अभी फ्रूट्स जो है, हमें पता है कि भाई फ्रूट्स जो है वो जनरली टेस्टी होते हैं, है ना, लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो ओवरी से ही कन्वर्ट होके एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा नहीं होता है। फ्रूट जो है वो फ्लावर के किसी और भी स्ट्रक्चर से बन सकता है। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, और कई बार फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास मेनली 3 कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स आ जाती हैं, जिसमें से एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स जो कि ओवरी के राइपनिंग से बनते हैं, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट जो कि अदर देन ओवरी से बनते हैं, और एक होते हैं जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स अगर है वो फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है तो उसमें सीड्स नहीं होंगी। तो ऐसे फ्रूट्स जिसमें सीड्स नहीं पाई जाती हैं दे आर पार्थेनोकार्पिक इन नेचर, जैसे बनाना, ठीक है। तो बनाना में सीड्स नहीं है, दे आर पार्थेनोकार्पिक, ओके। फॉल्स फ्रूट्स में आते हैं एप्पल एंड पियर। तो एप्पल एंड पियर जो हम लोग खाते हैं फ्रूट समझ के, दैट इज एक्चुअली नॉट अ फ्रूट, दैट इज अ फॉल्स फ्रूट। क्यों? क्योंकि वो राइपेंड ओवरी से नहीं बन रहे हैं, वो जो फ्लावर का नीचे वाला पार्ट है थैलेमस, उससे डेवलप होके बन रहा है। तो दैट इज वाई एप्पल एंड पियर आर फॉल्स फ्रूट्स, ठीक। अब जिसका भी फेवरेट फ्रूट है एप्पल एंड पियर, दे शुड नो कि वो फ्रूट एक्चुअली में है ही नहीं, वो कुछ और उनका फेवरेट है, ठीक है। अभी ट्रू जो फ्रूट्स हैं दे आर फाउंड बाय मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी या फिर राइपेंड ओवरी, ठीक है। तो जो भी फ्रूट्स हैं, मैंगो या और भी चीज़ है, कोकोनट्स, ये सब ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, ओके। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वायबिलिटी ऑफ अ सीड। हमने ये देखा भाई पॉलन ग्रेन जो है वो आफ्टर डिस्पर्सल, आफ्टर पॉलिनेशन कितने टाइम तक वायबल रहते हैं। हमने देखा कि वो कुछ होते हैं जिनकी रेंज होती है 30 मिनट्स वायबिलिटी की, कुछ की मंथ्स तक भी रहती है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो बहुत टाइम तक वायबल रहते हैं। वहाँ हमने पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी देखी, यहाँ हमको देखनी है सीड्स की वायबिलिटी। बहुत सारी सीड्स बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी सीड्स ऐसी होती हैं जो सालों तक, हजारों सालों तक डिजनरेट नहीं होती हैं। उसके 2 एग्जाम्पल तुम लोग की बुक में दिए हुए हैं। एक दिया है ल्यूपाइन का, जिसको हम ल्यूपिनस आर्क्टिकस भी बोलते हैं, और एक दिया है डेट पाम का, जिसको हम फिनिक्स डेक्टिलीफेरा भी बोलते हैं, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिनिक्स डेक्टिलीफेरा। दिस इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस विच इज नोन एज ल्यूपाइन, ठीक है। ये क्यों दिए हैं एग्जाम्पल? क्योंकि इनकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली इनको हम फॉसिल सीड्स बोल सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से 10,000 साल पुरानी सीड्स थी, और ये जर्मिनेट भी की, जर्मिनेट कराने पे, ठीक है। ये जो है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसकी जो एज मानी जाती है इसकी सीड की 10,000 साल पुरानी थी, जो स्पेसिफिक टाइप की एक्सकेवेट हुई थी फ्रॉम आर्कटिक रीजन्स, ठीक है। तो वो 10,000 साल पुरानी ल्यूपाइन की सीड्स थी जो कि जर्मिनेट की, ठीक है। और ये जो डेट पाम है फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, ये किंग हेरोड्स के पैलेस में मिला था इसका फॉसिल। एक्चुअली फॉसिल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये जर्मिनेट कर गया था, ठीक है। ये 2000 साल पुराना इसकी सीड की एज मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग है कि डोरमेंसी तो सीड में होती ही है, लेकिन इतना टाइम तक भी डोरमेंट रह सकती है, ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दैट इज मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एक्चुअली में वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसमें हमारे पास आते हैं 2 टाइप्स या फिर 2 टर्म्स। एक को हम कहते हैं एपोमिक्सिस, और एक को हम कहते हैं भाई हमारा पॉली एम्ब्रॉयनी, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्स, देखो जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस, क्योंकि वहां पे 2 गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं। एपोमिक्सिस में हमारे गैमेट्स फ्यूज नहीं करते हैं। हमें पता है एट द एंड हमको क्या चाहिए, जाइगोट। अगर बिना फ्यूजन के ही जाइगोट बन रहा है तब तो बढ़िया बात है, दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस, कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही जाइगोट बन जाए, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे ओवरी में जो प्लांट्स में ओवरी है उसके अंदर जो न्यूसेलर सेल्स हैं, अगर वो डिप्लॉयड जाइगोट पहले ही प्रोड्यूस कर दे, वो मियोटिक डिवीजन अंडरगो ही ना करे, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, सीधा ही डिप्लॉयड सेल, एंड दैट डिप्लॉयड सेल में गेट कन्वर्टेड इनटू अ जाइगोट, है ना। तो दैट विल कम अंडर एपोमिक्सिस, कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक जाइगोट बना दे रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूसेलर सेल्स जो हैं डायरेक्टली जाइगोट बना दे, डायरेक्टली फॉर्म्स जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट मियोसिस 2, विदाउट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही सही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फार्मर्स एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी फील्ड में। हर साल एक ही टाइप की सीड खरीदने जाने से अच्छा है कि भाई वो इस टाइप की चीज़ कर ले कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही अगर उनको सीड मिल जाए तो काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। तो वो है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो एग बन रहा है वो ही डिप्लॉयड फॉर्म हो जाए, है ना, तो उस केस में भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड एग। तो एग अगर डिप्लॉयड है तो वो सीधा ही डिफरेंशिएट कर सकता है इनटू जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिप्लॉयड एग बन जाए तो भी वो सीधा ही सीड बना सकता है। तो ये दोनों सीड फॉर्मेशन की एक नॉवल टेक्निक्स है जिनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है टू मेक सीड्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स, ठीक है। पॉलीएम्ब्रॉनी मतलब कि एक ही प्लांट या एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही फ्रूट के अंदर बहुत सारी सीड्स का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कि हम लोग देखते हैं वाटरमेलन, अगर हम लोग वाटरमेलन खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं जो हमको परेशान करती हैं बार बार, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि वाटरमेलन के अंदर हुई है पॉलीएम्ब्रॉनी। उनके एम्ब्रॉय जो हैं बहुत सारे एम्ब्रॉय बन गए हैं और बहुत सारे एम्ब्रॉय जो हैं वो सीड्स बन गए हैं बहुत सारी। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी सीड्स बन जाती हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी, जो कि बहुत सारे फ्रूट्स में देखी जाती है। जैसे वाटरमेलन, जैसे हमारे पास ये आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, है ना, ऑरेंज, है ना, तो वो सब पॉलीएम्ब्रॉनी के एग्जाम्पल हैं। तो ये है हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ एक्चुअली लुकिंग लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हम बोलते हैं कि सीड्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है ना, उसमें कोई और पार्ट भी जो है वो सीधा ही प्लांट बना सकता है, लेकिन यहाँ पे सीड बन रही है, और अगर सीड बन रही है तो इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज़ एक्चुअली एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ है। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक। तो इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और कल और आज के लेक्चर को मिला के हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है तुम लोग की 12th की, वो भी ख़त्म हो रही है। ओके, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद सम अदर टॉपिक। बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।